हम सब जब वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं ना, तो अपनी उंगली पर लगी वो नीली स्याही देखकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, है ना। एक अजीब सा एहसास होता है कि देश की सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट होता है हम सब के लिए। एकदम। पर सोचिए क्या हो अगर वो नीली स्याही आपकी ताकत का निशान ना होकर एक ऐसी डील की रसीद हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अरे बाप रे, मतलब एक ऐसी डील जो आपके और राजनेताओं के बीच नहीं बल्कि राजनेताओं और बड़े पूंजीपतियों के बीच हो रही हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी बड़े सवाल की गहराइयों में जा रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास कृपा शंकर जी का लिखा एक बहुत ही पावरफुल लेख है, लोकतंत्र का क्षरण, पूंजीवादी शोषण और क्षेत्रीय उपेक्षा। जी। आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे सिर्फ नियमित चुनाव करा लेना ही सच्चे लोकतंत्र की गारंटी नहीं है, और कैसे ये जो पूंजीवाद है वो स्थानीय स्तर पर संसाधनों और हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले ना, मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहूंगी। हाँ बताइए। चूंकि इस लेख में हमारी राजनीतिक व्यवस्था और कॉरपोरेट प्रभाव पर काफी गंभीर टिप्पणियां की गई हैं, तो मैं बता दूं कि इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, उसका समर्थन करना या पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। हमारा काम सिर्फ मूल स्रोत में दिए गए विचारों को निष्पक्ष रूप से आप सबके सामने रखना है, ताकि हम सिस्टम को समझ सकें। बिल्कुल, हम बस ऑथर के तर्कों को एनालाइज कर रहे हैं। तो लेख की शुरुआत में जो सबसे बड़ा दावा किया गया है वो ये है कि हमारा जनतंत्र अब एक तरह से पूंजी तंत्र में बदल गया है। मतलब डेमोक्रेसी अब कैपिटलॉक्रेसी बन चुकी है। हाँ, और ऑथर ने इसका सीधा कनेक्शन चुनावों से जोड़ा है। उनका कहना है कि आज चुनाव बहुत ज्यादा खर्चीले हो गए हैं, मतलब करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये भारी भरकम पैसा आम जनता की जेब से तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये पैसा आता है बड़े पूंजीपतियों से, कॉरपोरेट घरानों से, और कई बार तो उन विदेशी प्रभाव वाले समूहों से जिनका अपना खुद का एक एजेंडा होता है। तो जब कोई राजनीतिक दल इस भारी धनबल से चुनाव जीतता है, तो सत्ता में आने के बाद वो किसकी सुनेगा? यही तो मुख्य सवाल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सत्ता में आने के बाद राजनेता उन्हीं आर्थिक शक्तियों के हितों की रक्षा करते हैं जिन्होंने उन्हें फंड किया था। मतलब ये तो बिल्कुल किसी स्टार्टअप की तरह हो गया ना। स्टार्टअप? वो कैसे? देखिए, जैसे किसी स्टार्टअप में भारी निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो यहाँ पूंजीपति हैं। अब वो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के सीईओ यानी हमारे राजनेताओं से अपने मुनाफे की उम्मीद करते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है ना। और इस पूरे मुनाफे के चक्कर में जो असली ग्राहक है यानी आम जनता, उसकी जरूरतें तो पूरी तरह से इग्नोर हो जाती हैं। सीईओ सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखने में लगा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति अब जनसेवा न रहकर निवेश और लाभ कमाने का एक साधन बन गई है। और इस निवेश का रिटर्न उन्हें कैसे मिलता है? वो रिटर्न उन्हें नीतियों के रूप में मिलता है। टैक्स में छूट, जमीनें सस्ते में मिलना, और सबसे बड़ी बात, श्रम कानूनों को कमजोर करना। तो इसका मतलब नीतियां संसद में नहीं, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में बन रही हैं। और इसी बात से हम इस डीप डाइव के अगले हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि राजनीति में इस पूंजीवादी प्रभाव का सबसे पहला और सबसे भयानक शिकार कौन होता है? हमारे मजदूर। लेख में इसी को श्रम के पलायन और एक अंतहीन शोषण के रूप में समझाया गया है। बिल्कुल। ऑथर ने दो तरह के क्षेत्रों की बात की है। एक श्रम अधिशेष यानी लेबर सरप्लस इलाका। हाँ, जैसे हमारा भोजपुरी भाषी क्षेत्र, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अंग प्रदेश। यहाँ स्थिति ये है कि लोगों के पास काम करने की क्षमता है पर रोजगार बिल्कुल नहीं है। तो मजबूरी में इन लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि बंगाल और असम जैसे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। एकदम। और यहाँ लेख में एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास बताया गया है। कैसा विरोधाभास? देखिए, बंगाल और असम जैसे राज्यों को ऑथर ने श्रम अभाव यानी लेबर डेफिसिट क्षेत्र कहा है। मतलब वहाँ उद्योगों और चाय बागानों के लिए मजदूरों की कमी है। अच्छा, तो वहाँ काम करने वाले हाथ कम है? हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मजदूरों की कमी होने के बावजूद वहाँ भी इन प्रवासी मजदूरों का शोषण समान रूप से होता है। उन्हें इंसान नहीं, बस उत्पादन का एक साधन माना जाता है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब अर्थशास्त्र का जो एक सामान्य नियम है वो ये कहता है कि जहाँ किसी चीज की कमी हो यानी डेफिसिट हो, वहां उसकी कद्र ज्यादा होनी चाहिए, उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। हाँ, बेसिक सप्लाई और डिमांड का रूल तो यही कहता है।
तो फिर श्रम अभाव वाले क्षेत्रों जैसे बंगाल या असम में मजदूरों को सम्मानजनक जीवन और बेहतर आर्थिक स्थिति क्यों नहीं मिलती? अगर उनकी इतनी डिमांड है तो उन्हें अच्छी सैलरी क्यों नहीं दी जाती? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है आपका, लेकिन विशेषज्ञ के तौर पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि पूंजीवादी ढांचे में अर्थशास्त्र के वो किताबी नियम आम इंसान पे लागू नहीं होते। मतलब ये कि इस सिस्टम में मजदूर की इंसानियत मायने ही नहीं रखते। वो सिर्फ मुनाफे की मशीन का एक पुर्जा मात्र रह जाता है। जो उद्योगपति हैं वो एक कार्टेल बना लेते हैं ताकि वे सभी कम ही वेतन दें। अच्छा, तो वो आपस में तय कर लेते हैं कि कोई भी ज्यादा पैसा नहीं देगा? बिल्कुल। और एक प्रवासी मजदूर के पास कोई मोल भाव करने की ताकत नहीं होती। वो हताश होता है, उसे अपने परिवार का पेट पालना होता है। इस मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शोषण किया जाता है, चाहे लेबर की कितनी भी कमी क्यों ना हो। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। मतलब इंसान की मजबूरी को ही उसका सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट बना दिया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ श्रम और मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है और थोड़ा डरावना भी। आप स्थानीय संसाधनों पर बाहरी कब्जे की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। लेख में बहुत साफ साफ बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संपदा भरपूर है वहां भी स्थानीय लोगों को पूरी तरह किनारे कर दिया गया है। हाँ, ऑथर ने अंग देश का उदाहरण दिया है, जो भागलपुर और मुंगेर का इलाका है। वो इलाका तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद आज वहां व्यापार, जमीन और उद्योगों पर बाहरी शक्तियों का प्रभुत्व है। स्थानीय लोग अपनी ही जगह पर गरीबी और पलायन झेलने को मजबूर हैं। और सिर्फ बिहारी नहीं, अगर हम झारखंड जैसे रांची का इलाका या उड़ीसा की बात करें तो वो जमीनें तो कोयला और लौह अयस्क जैसी खनिज संपदा से भरी पड़ी हैं। एकदम, वो पूरे इलाके मिनरल्स के खजाने हैं। पर जमीन के नीचे अरबों का खजाना है और जमीन के ऊपर रहने वाले आदिवासी और स्थानीय जनता घोर गरीबी और विस्थापन का शिकार है, जबकि बाहर से आए उद्योगपति भारी मुनाफा कमा रहे हैं। सही कहा। अगर इसे मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए आपके अपने घर के किचन में कोई अजनबी घुस आए। अच्छा। हाँ, और वो आपके ही राशन से एक शानदार दावत पका रहा हो, उस दावत को बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा हो, और आपको जो आज घर का असली मालिक है उसे उसी किचन से धक्के मारकर बाहर निकाल दे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और सच कहूँ तो ये उदाहरण बहुत ही दर्दनाक है, पर सच्चाई यही है। ये केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। तो और क्या है ये? यह एक गहरी नैतिक और राजनीतिक विफलता है। जब आप किसी को उसके ही घर से बेदखल कर देते हैं तो आप सिर्फ उसका पैसा नहीं छीन रहे, आप उसका वजूद छीन रहे हैं। वजूद छीन रहे हैं, ये बहुत भारी बात कही आपने। और इसी से मुझे लेख का वो हिस्सा याद आ रहा है जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हिट किया। संस्कृति और भाषा वाला हिस्सा। एकदम, क्योंकि जब बाहरी शक्तियां आर्थिक नियंत्रण कर लेती हैं तो इसका सबसे बड़ा और सबसे अदृश्य नुकसान स्थानीय संस्कृति को होता है। हाँ, क्योंकि बाहरी शोषकों को स्थानीय भाषा और लोगों की भावनाओं से कोई लगाव तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। लेख में बताया गया है कि कैसे भोजपुरी, अंगिका और मगही जैसी भाषाओं को केवल बोलियां मानकर उनका अपमान किया जाता है। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि भाषा केवल संवाद का या बात करने का एक जरिया भर नहीं है। तो भाषा और क्या है? तो वो सिर्फ शब्दों का अपमान नहीं कर रहा होता, वो पूरे समाज का आत्मविश्वास तोड़ रहा होता है। एक मिनट, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या किसी भाषा को सिर्फ बोली का दर्जा देकर उसे जानबूझकर नीचा दिखाना, क्या ये उन आर्थिक शोषकों की कोई सोची समझी रणनीति है? आप किस तरह की रणनीति की बात कर रहे हैं? मतलब क्या वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास को कमजोर रखा जा सके? क्योंकि अगर समाज खुद को ही पिछड़ा हुआ मानने लगेगा तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं पाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक बहुत ही क्लासिक कॉलोनियल माइंडसेट है। जब तक आप किसी समाज को सांस्कृतिक रूप से हीन महसूस नहीं कराएंगे, तब तक आप उन पे पूरी तरह राज नहीं कर सकते। बाप रे, मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल खेल है। बिल्कुल, उन पर एक बाहरी बाजारवादी संस्कृति थोप दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी भाषा, उनके कपड़े गंवार हैं और जो बाहर से आया है वही मॉडर्न है। जब इंसान खुद से ही शर्मिंदा हो जाता है तो वो विरोध करना छोड़ देता है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से घेर लिया गया है। मतलब पैसा भी गया, जमीन भी गई और अब आपकी पहचान भी छीन ली गई। स्थिति तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस सब का क्या अर्थ है? मतलब इस पूरी चक्रव्यूह से, इस गंभीर स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ऑथर ने कुछ समाधान भी तो दिए होंगे। हाँ, लेख में समाधान का एक पूरा खाका खींचा गया है। मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर जोर दिया गया है। अच्छा, पहला क्या है? पहला और सबसे जरूरी है
चुनावी चंदे में पूरी पारदर्शिता लाना और हमारी राजनीति पर जो कॉर्पोरेट नियंत्रण है उसे कम करना। मतलब जब तक वो फंडिंग वाला लूप नहीं टूटेगा तब तक नीतियां जनता के लिए बनी नहीं सकती। बिल्कुल, राजनेताओं को कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा बिंदु है स्थानीय संसाधनों और रोजगार पर सबसे पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। ये भी बहुत लॉजिकल है, जो जहां का है वहां की जमीन का फायदा पहले उसे ही मिलना चाहिए। और तीसरा बिंदु उसी भाषा वाले मुद्दे से जुड़ा है जिस पर हम अभी बात कर रहे थे कि भाषाओं को उनका सम्मान वापस दिलाना। हाँ, भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली जैसी जो हमारी लोक भाषाएं हैं उन्हें शिक्षा में, प्रशासन में और मीडिया में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना होगा ताकि समाज का आत्मविश्वास वापस लौट सके। और चौथा बिंदु सबसे बड़ा बदलाव है, वो है आर्थिक विकेंद्रीकरण। मतलब विकास को केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक सीमित रखने के बजाय उसे ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक ले जाना। आर्थिक विकेंद्रीकरण। लेकिन देखिए, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पूछिए। ये जो मॉडल है ना कि गांव-गांव में इकोनॉमी डेवलप हो, ये सुनने में बहुत ही आदर्श और यूटोपियन लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा है ही। लेकिन आज की इस अति वैश्वीकृत दुनिया में, मेरा मतलब है इस हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हर जगह मौजूद हैं, क्या पूरी तरह से आर्थिक विकेंद्रीकरण वास्तव में संभव है? क्या हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जा सकते हैं? ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। जब आपके सामने इतने बड़े कॉर्पोरेट्स हों तो एक छोटे स्तर की अर्थव्यवस्था कैसे टिकेगी? लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि भले ही ये कठिन हो, लेकिन ये अनिवार्य है। अनिवार्य? हाँ, मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं है, क्योंकि अगर हमें लोकतंत्र को सच में जिंदा रखना है तो वो जनता के लिए होना चाहिए, ना कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए। विकेंद्रीकरण का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं। तो फिर इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकल टर्म्स में? तो शोषण सिर्फ अपना रूप बदलता रहेगा, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। बात तो आपकी 100% की सही है जी। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो मुख्य सीख यही है कि लोकतंत्र का असली मतलब केवल वोट डालना और उंगली पर स्याही लगवाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली लोकतंत्र तब है जब जनता के हाथों में आर्थिक और सामाजिक शक्ति हो, जब उनका अपने जल, जंगल और जमीन पर अधिकार हो। और मैं ये भी मानती हूँ कि आज की हमारी ये चर्चा हम सबको ये सोचने पर मजबूर जरूर करेगी कि हमारे आसपास जो तथाकथित विकास दिख रहा है उसकी अदृश्य कीमत कौन चुका रहा है। बिल्कुल। अगली बार जब हम अपने आसपास किसी बड़ी इमारत को बनते देखेंगे या काम करने वाले उन प्रवासी मजदूरों को देखेंगे तो शायद हम उनके प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे और उन खोती हुई स्थानीय भाषाओं के दर्द को भी समझ पाएंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों को देखें जो शायद सामने से नजर नहीं आती हैं। एकदम। लेकिन आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो लेख में तो नहीं है, लेकिन इसी विषय का एक बहुत ही लॉजिकल अगला कदम है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, अगर हम भविष्य की ओर देखें जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, एआई तो हर जगह है और इनकी वजह से शारीरिक श्रम की जरूरत कम होती जा रही है। मशीनें वो सब कर रही हैं जो इंसान करते थे। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, उन लाखों प्रवासी मजदूरों का क्या होगा? क्या ये तकनीक उन्हें इस भयंकर शोषण से मुक्त करेगी? या फिर पूंजीपति जो हैं वो मशीनों के दम पर स्थानीय संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे और इन गरीब मजदूरों के पास भविष्य में शोषित होने का विकल्प भी नहीं बचेगा। मतलब वो सिस्टम के लिए पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो सच में एक बहुत ही डरावना और गहरा सवाल है। अगर शोषण का विकल्प ही छिन गया तो इंसान का वजूद ही संकट में पड़ जाएगा। बिल्कुल। और इसी गहरे और थोड़े बेचैन करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जी। आप सब इस विचार पर खुद मंथन कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।